देखिए, यूपी में चुनाव संपन्न हो चुका है विधानसभा का, लेकिन अब एमएलसी प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन लगातार शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। राधा मोहन सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। अगले 24 घंटे में बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। देखिए, अब एमएलसी के चुनाव को लेकर, क्योंकि नामांकन अब से शुरू हो चुका है, तो ऐसे में एमएलसी के चुनाव को लेकर तैयारियां अब जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। कल दिल्ली वापसी के बाद उनकी लगातार कोर कमेटी की बैठक चली। आपको याद होगा, लखनऊ पहुंचते ही उनके अपने आवास पर जो है बैठकों का दौर शुरू हुआ। कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई। खुद से योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इनफैक्ट दिनेश शर्मा और साथ ही साथ और तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए दरअसल आज से ही नामांकन हो रहा है, और जब आज से नामांकन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस वक्त मंथन नामों को लेकर चल रहा है। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए दरअसल चुनाव होना है। 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद के लिए चुनाव होगा। 19 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। 21 से 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 मार्च को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। तो विधान परिषद में जाहिर सी बात है हर जो भी सरकार होती है वो चाहती है कि उनके पास में अच्छा खासा आंकड़ा हो। ऐसे में अब जबकि 36 सीटों पर अब चुनाव होना है, ऐसे में 19 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है और हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दबा रहे उस पार्टी का। अब जबकि बहुमत पिछली बार भी बीजेपी के पास था, इस बार भी बहुमत, तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ा ज्यादा बीजेपी के पास में है। 23 मार्च को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन होगा। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव होगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 अप्रैल को होगा यूपी विधान परिषद के लिए चुनाव। 9 अप्रैल से पहले पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। 19 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च को, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 20 उसके बाद 21 और 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 23 मार्च को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। एसके, विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। एक तरफ 36 सीटों के लिए जहां चुनाव, उससे इस तरफ बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है। मंथन से कुछ अभी तक सार निकला कि नहीं? बिल्कुल, मंथन से पूरी तरीके से सार निकल चुका है। जो पैनल है, चूंकि 36 एमएलसी चुने जाने हैं, उनको लेकर जो पैनल भारतीय जनता पार्टी का है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। क्योंकि कल शाम जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे से लखनऊ लौटे थे, आते ही उन्होंने तुरंत बैठक शुरू की थी, जो कि कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर पैनल तैयार किया गया। जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। अब वहां से इस सूची पर फाइनल मोहर लगनी है और वो सूची किसी भी समय जारी हो सकती है, क्योंकि कल शाम को ही ये सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई थी। अब आज और कल का समय है, इन 24 घंटों में किसी भी समय यह सूची जारी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का फोकस अब सीधे तौर पर उच्च सदन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, नई सरकार बनने जा रही है, दूसरा कार्यकाल शुरू होने जाना है, लेकिन उच्च सदन जो कि विधान परिषद है उसमें बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से हर रणनीति अपना रही है, पूरा जोर लगा रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद पहुंचे। यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी ने कैंपेन चलाया विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने के लिए, जिसमें 8 एमएलसी सीधे तौर पर जो समाजवादी पार्टी के थे बीजेपी में शामिल हुए थे, 1 एमएलसी बसपा का था जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था चुनाव से जस्ट पहले। तो अब कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि इन प्रत्याशियों के जरिए दोबारा से सत्ता में वापसी जहां हो चुकी है, तो विधान परिषद में भी अपनी मजबूती की जाए। और कहीं ना कहीं अगर हम 2016 को देखेंगे तो इसका चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी ने 36 में से 31 सीटें जीती थी। तो बीजेपी चूंकि इस बार सत्ता में है और सत्ता का चुनाव होता है, क्योंकि इसमें जो वोटर्स हैं वो वोटर सांसद हैं, विधायक हैं, उसके अलावा जो निकाय के सभासद हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिनको इस चुनाव में वोट करना है। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में होता है वही इस चुनाव को अभी तक जीतता है, जैसा कि पहले का ट्रेंड रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए
है जो इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकते हो और विधान परिषद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ला सकते हो। तो लगातार इस पर मंथन था, मंथन पूरा हो चुका है, सूची नामों की भेजी जा चुकी है और कहीं ना कहीं अब केंद्रीय नेतृत्व को इस पर मोहर लगानी है, जिसके बाद फाइनल सूची 24 घंटे में कभी भी जारी हो सकती है। क्योंकि पहले जो चरण का नामांकन है जिसमें 30 सीटों का नामांकन होना है वो आज से शुरू हुआ है और दूसरे चरण का नामांकन 23 तारीख तक होना है, जो कि जिसमें सिर्फ 6 सीटें होंगी। टोटल 36 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्शन मूड में चल रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो जिताऊ हो, साफ स्वच्छ छवि के हों और भारतीय जनता पार्टी को तो जिन्होंने इनको कहीं ना लेकर जो कहीं आपने जिक्र किया इसके कि जो 2022 पहला जो पैनल है उसमें नाम भेजा जा चुका है, संभावित कौन कौन से नाम इस सूची में हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल कौन कौन से वो मजबूत चेहरे हो सकते हैं बीजेपी के जिन पर दांव लगाने जा रही है बीजेपी? आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें उन चेहरों की तो समाजवादी पार्टी से आए 8 एमएलसी इसमें शामिल हैं, जिसका नाम यहां लखनऊ से इस सूची में पैनल के रूप में भेजा गया है। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। और अगर हम उसके अलावा बात करें तो एक बसपा का भी एमएलसी है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था और कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही होगी कि इनको सदन भेजा जाए। उसके अलावा वो नेता जो कहीं ना कहीं सदन में पीछे रहते थे, जो सीधे तौर पर पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको भी कोशिश होगी कि इस 36 की सूची में सदन भेजा जाए। और कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के 11 मंत्री भी हैं जो अपना चुनाव नहीं जीत सके हैं। अगर संगठन के लिए उन्होंने बड़ा लंबा काम किया और भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई है, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सूची के जरिए भेज सकती है। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो उसके सहयोगी दल हैं, अगर हम अपना दल की बात करेंगे तो 12 सीटें इस बार हैं। उसके अलावा अगर हम निषाद पार्टी की बात करेंगे तो 11 सीटें उसके पास हैं। तो सहयोगी दलों का जो कोटा है वो कहीं ना कहीं पूरा है। और अब कोशिश ये होगी कि जो संगठन के लोग हैं, जो सरकार के लिए लगातार काम कर रहे थे, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत कर रहे थे, ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताने जा रही है। और कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं अपने उन लोगों को सदन भेजा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे 2024 की राह आसान करें और साथ ही साथ विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने में मदद करें। तो अब देखना यह है कि जब सूची यहां से जा चुकी है तो केंद्रीय नेतृत्व उनमें से किन नामों पर एसके, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो क्या ये मानकर चले कि आज ये सूची बिल्कुल फाइनल हो जाएगी और नामांकन का जो प्रोसेस है वो भी आज शुरू हो जाएगा? आप बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि 19 तारीख तक नामांकन होना है और बीच में अगर हम कहें तो 2 दिन की छुट्टी भी होगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही होगी कि उसके पहले ही नामांकन प्रक्रिया चूंकि पूरी करनी है, प्रत्याशियों को क्षेत्र में जाकर अपनी बात भी रखनी है, उन जनप्रतिनिधियों से मिलना है जिनको इस चुनाव में वोट करना है। तो कोशिश यही होगी कि अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर दिए जाएं और कहीं ना कहीं उनको बता दिया जाए कि वो चुनाव लड़े और पूरी मजबूती से जाकर लोगों से मिले, उन जनप्रतिनिधियों से मिले जिनका वोट उनको लेना है। तो कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द ये सूची दे दी जाए। जी चलिए आज के वापस लौटते हैं आपके पास में। इसमें देखिए तमाम खबरें अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। यूपी सरकार के शपथ ग्रहण की भी भव्य तैयारी लगातार जारी है। 2024 के चुनाव की छाप इसमें नजर आएगी। मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बिठाने पर पूरा जोर है। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट से लेकर बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। 2024 की तैयारियां देखिए अभी से शुरू हो चुकी हैं। आपको याद होगा जब 2022 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे थे पीएम मोदी, उस दौरान भी वो कह रहे थे कि लड़ाई 2024 की भी है। तो ऐसे में जब वो आंकड़ा लोगों से जुटा रहे थे और लोगों को अपने साथ लाकर खड़ा कर रहे थे, उस दौरान में ये तय था कि 2022 का विधानसभा चुनाव 2024 के लिए रूपरेखा को तैयार करेगा। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यूपी सरकार के शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। यूपी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर जो तमाम राज्य जो मुख्यमंत्री उनको न्योता दिया जाएगा और 2024 की इसमें छाप नजर आएगी। मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को बिठाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। लगातार जारी है। एसके वाजपेयी का सीधे हम रुख करेंगे। एसके, शपथ ग्रहण भव्य होगा, जोरदार होगा, जबरदस्त होगा, इसके तो आसार पहले से ही थे, लेकिन तैयारियां तो और भी ज्यादा जोर शोर से फिलहाल चल रही हैं।
बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उनके साथ उनका मंत्रिमंडल भी होगा। निश्चित है, जो अभी तक की खबरें हैं कि 40 मंत्री हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उसी दिन शपथ लें। बाकी के जो मंत्री होंगे कहीं ना कहीं उनको आगे आने वाले विस्तार में उनको समायोजित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव हो चुके हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की है। तो उसको लेकर बीजेपी खासा उत्साहित है और कोशिश कर रही है कि 2024 की जमीन तैयार की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत आ चुका है और सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। अब बीजेपी का अगला फोकस विधान परिषद पे है। तो निश्चित है कि ज्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश इस शपथ ग्रहण में होगी, जिसमें केंद्रीय पूरा कैबिनेट रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी खुद रहेंगे, उसके अलावा गृह मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे, बीजेपी के संगठन के जो केंद्रीय लोग हैं, बीएल संतोष या बाकी के जो लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे थे, वो सभी होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी सांसद होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली और जो आसपास के प्रदेश है उनके सांसदों को भी इसमें बुलाया जाएगा। विपक्ष के बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी होगी। तो निश्चित है कि बड़े स्पेस की जरूरत होगी और लखनऊ करने की तैयारी है क्या इसके? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसी जगह की तलाश की जा रही है जहां एक साथ 50,000 लोग बैठ सकें। और लखनऊ में ऐसी जगह है अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम, जिसको लेकर लगातार विचार चल रहा है। क्योंकि अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वो पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टियों के मानक पर खरा उतरता है। और वहां पर जिस तरीके के इंतजामात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को टैबलेट्स बांटे थे उस दौरान किए गए थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश यही करेगी कि ऐसे स्थान को चुना जाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हो, उनकी सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे और वो अवांछनीय तत्व जिनको भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि वो वहां ना पहुंचे, वो वहां ना जाने पाए। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और बहुत ज्यादा संभव है कि इकाना स्टेडियम यूपी सरकार के शपथ ग्रहण का जगह हो सकती है, जिसको लेकर लगातार अफसरों में विचार चल रहा है। इकाना स्टेडियम को लेकर चीजें देखी जा रही हैं, क्योंकि वहां पर जो शपथ ग्रहण होगा कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं और सुरक्षा की जा रही है ऐसे कि होली के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में सीएम योगी ने उस दौरान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी तो कार्यवाहक हो गए हैं, तब ये कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर ही होली मनाने आएंगे। तभी से ये कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की शपथ वो होली से पहले ले लेंगे, लेकिन अब इसके आसार बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, उसके अलावा रघुवर दास हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो आज आने का कार्यक्रम था फिलहाल वो स्थगित है। तो निश्चित है कि अब जो शपथ ग्रहण होगा वो होली के बाद होगा। 20 तारीख के बाद कोई भी वो तारीख हो सकती है और बहुत ज्यादा संभव है कि वो तारीख 21 हो। अब देखना यह है कि तारीख कौन सी होती है, क्योंकि उसके पहले विधानमंडल दल की बैठक होनी है। वो औपचारिकताएं जो होती हैं वो औपचारिकताएं पूरी होनी है। हालांकि इस विधानमंडल दल की बैठक के पहले गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ जो रघुवर दास हैं वो बीजेपी के प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, एक छोटा मंथन चलेगा। उसके बाद जो फाइनल चीजें निकलकर सामने आएंगी उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक उनको करनी है, जिसके बाद विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। हालांकि ये सारी चीजें तय हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो औपचारिकताएं हैं कहीं ना कहीं वो पूरी होनी है। तो ये निश्चित है कि जो ये चीजें होंगी वो होली के बाद होंगी, क्योंकि जो दौरा आज संभावित दौरा था गृह मंत्री का वो फिलहाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अब आगे के लिए बढ़ रही हैं और चूंकि इसमें कोशिश ये होगी कि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लेना होगा, गृह मंत्री का कार्यक्रम लेना होगा, तो उस हिसाब से चीजों को किया जाए कि सभी जो अतिथि हैं वो यहां पर पहुंच सके, जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहां मतलब शॉर्ट नोटिस पर अगर ये शपथ ग्रहण समारोह किया जाता तो सारे मेहमान नहीं आ सकते थे, इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि सबका शेड्यूल फाइनल हो जाए और उसके बाद में एक तारीख मुकर्रर की जाए जिसको ऐतिहासिक बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह उस दिन योगी आदित्यनाथ का होगा। लेकिन इस बीच एक और खास बात जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इसके कि 2024 की छाप इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी जो अब नई सरकार में बनने जा रहा है। उसमें जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर सभी को ही एक अच्छा खासा अनुपात दिया जाएगा ताकि सभी को साथ लिया जाए। ऐसे में इसको लेकर भी कोई खास जानकारी है क्या आपके पास?
बिल्कुल, अगर हम 2017 की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 34 जिले ऐसे थे जिनमें सीधे तौर पर मंत्री थे, जिसमें बड़े जिले लगभग सभी शामिल थे, और 26 जिले ऐसे थे जहां पर मंत्रियों को जगह उन जिलों से नहीं मिल पाई थी। और चूंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा, साथ ही साथ जाति और क्षेत्रीय समीकरण भी बैठाने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि 75 जिलों को इस तरीके से समायोजित किया जाए मंत्रिमंडल में, जिसमें जातीय, क्षेत्रीय और साथ ही साथ 2024 के लिए कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकते हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाए। यही बड़ी वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी होगा जो 2024 में फायदा देने में काम करेंगे और संगठन के लिए काम करेंगे, और जिनकी मौजूदगी, जिनकी उपस्थिति से फायदा होगा। एसके आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा रद्द हुआ, आज लखनऊ नहीं जाएंगे अमित शाह, होली के बाद लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, नई सरकार को लेकर तय करेंगे रूपरेखा। अभी एसके भी इसी को लेकर अपडेट दे रहे थे कि उनका दौरा था यूपी आने का, लेकिन ये यूपी दौरा उनका रद्द हो गया है। अब उनका आना जो है होली के बाद ही होगा, और इसी से ये कंफर्म हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री पद के लिए जो रहेगा वो होली के बाद ही रहेगा, और संभवतः तारीख 21 हो सकती है। नई सरकार को लेकर तय करेंगे रूपरेखा, पर्यवेक्षक उनको बनाया गया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा रद्द हुआ और अब होली के बाद वो उत्तर प्रदेश आएंगे, आज लखनऊ नहीं जाएंगे अमित शाह। ये अपडेट आपको दे रहे हैं एसके वाजपेयी, हमारे साथ लगातार बने हुए एसके। इसी को लेकर आप जानकारी इससे पहले भी दे रहे थे कि अमित शाह का जो यूपी आने का दौरा है वो रद्द हो गया है, उनका यूपी दौरा रद्द हो गया है। ऐसे में उनका आना अब संभवतः होली के बाद ही होगा। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अब होली के बाद उनका आना लखनऊ होगा, और कल दिल्ली में बिल्कुल कल दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हैं, उसके अलावा संगठन महामंत्री सुनील बंसल हैं, यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक होगी वो कल दिल्ली में होगी। हालांकि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं गृह मंत्री और रघुवर दास, उनको लखनऊ आना था, लेकिन फिलहाल वो नहीं आ रहे हैं, और कल ये बैठक दिल्ली में होगी। तो निश्चित है कि उसके बाद अगला दौरा जो होगा वो होली के बाद होगा। होली के बाद गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आएंगे, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। यूपी संगठन के साथ एक बैठक होगी उनकी, और बैठक के बाद विधानमंडल दल नेता के लिए विधायकों के साथ बैठक होगी जो नव निर्वाचित होकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी, और कोशिश यही आप मान के चलिए कि लगभग वो तारीख 19 या 20 हो सकती है जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ रहेंगे और इन सारी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे। और बहुत ज्यादा संभव है कि जो शपथ ग्रहण की तारीख हो वो 21 हो। तो कहीं ना कहीं जो चीजें लगातार न्यूज वन इंडिया बता रहा है, न्यूज वन इंडिया ने पहले ही बताया था कि जो शपथ ग्रहण है वो होली के बाद होगा, और जो चीजें लगातार भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक एक कदम भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर रख रही है, क्योंकि कई मिथक टूटे हैं और कई इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के इलेक्शन में रचे हैं। अगर हम देखें तो पिछले 37 साल में किसी भी सरकार ने इमीडिएट सत्र में वापसी नहीं की थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की सरकार की वापसी उत्तर प्रदेश में कराई है। तो सबसे बड़ा इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 35 सालों के अगर हम देखेंगे तो ये रचा है। और दूसरा एक मिथक था कि जो नोएडा मुख्यमंत्री जाता है वो दोबारा से वापस नहीं आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की कई यात्राएं की, वहां रुके भी और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। निश्चित है कहीं ना कहीं वो मिथक भी मुख्यमंत्री ने तोड़ा है, और बीजेपी जानती है कि 2024 के लिए उसके लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हिंदी भाषी प्रदेशों की बात करें तो बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत है। तो कहीं ना कहीं केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश जरूरी है। ये एक बड़ी वजह है कि लगातार बैठक और मंथन का दौर चल रहा है, कोशिश की जा रही है कहीं कोई नाराज ना रहे, जो संगठन में लोग काम कर रहे थे उनको आगे बढ़ाया जाए, जो विश्वास पात्र हैं उनको साथ में रखा जाए, और जो भी संगठन के लोगों में अगर कहीं कोई चीज है तो उसको दूर कर दिया जाए। इन चीजों को लेकर लगातार मंथन और बैठकों का दौर है। कल भी दिल्ली में एक बैठक है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन दिल्ली में रहे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तर प्रदेश से दिल्ली, खूब बैठकें चली, 2 दिन तक लगातार वो वहां पर डटे रहे, और उसके बाद लखनऊ पहुंचे, फिर वहां बैठक चली। अब आप बता रहे कि कल फिर दिल्ली में बैठक है। ये इतनी बैठकों का मकसद क्या है? क्योंकि सब चीज़ तो सॉर्टेड हैं। अगर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी जितनी मेहनत लगा रही थी पूरे दमखम के साथ उतरी हुई थी। बीजेपी को ये श्योर था कि सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है, और पहले से सब कुछ मेंटली प्रिपेयर था। तो कहीं कहाँ पर फिर कोई पेच फंसा हुआ है क्या, जिस पेच के कारण से इतनी बैठकों का दौर चल रहा है? आज अमित शाह यूपी पहुंचने वाले थे लेकिन आज नहीं पहुंच रहे। अब बैठक कल दिल्ली में होगी, संगठन महामंत्री भी होंगे, उसमें डिप्टी सीएम भी होंगे। ये तमाम बैठकों का जो दौर चल रहा है, ये कुछ इशारा तो नहीं कर रहा?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बीजेपी की कोशिश उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नेताओं को समायोजित करने की है। खास तौर पर उनको जो दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं वो पार्टी के साथ बने रहें, जो उनके पास जनाधार है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले, जो नए चेहरों को बीजेपी ने जगह दी है कहीं ना कहीं उनका भी समायोजन किया जाए, जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है उनको भी बैठाया जाए। 2017 के चुनाव में जिन जिलों को प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं मिल पाया था, मतलब जिन जिलों से मंत्री नहीं बन पाए थे, उन जिलों को भी इस चुनाव में समायोजित कर लिया जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं, यही एक बड़ी वजह है कि लगातार बैठकें चल रही, मंथन चल रहा, मुलाकातों का दौर है और कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर समायोजित कर 2024 पर फोकस करने की तैयारी है। बिल्कुल ये मिशन भारतीय जनता पार्टी का साफ है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद अब केंद्र पर फोकस किया जाए और लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हम कहें कि उत्तर प्रदेश में समायोजित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि संभवतः जब उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई थी तो उनको इस बारे में बताया गया था कि उनको वाजिब जो सम्मान है वो पार्टी की तरफ से दिया जाएगा और सम्मान सीधे तौर पर वो मंत्री पद का है। तो कहीं ना कहीं उन तो क्या उनका समायोजन ही चैलेंजिंग बना हुआ है फिलहाल बीजेपी के लिए? इसके उनका समायोजन चैलेंजिंग है या फिर कुछ और बात भी है? बिल्कुल उनका समायोजन ही करना है, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। हालांकि विभागों को लेकर जरूर चीजें होंगी, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी के 11 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, तो 11 विभाग सीधे तौर पर खाली हैं जो 11 मंत्री देख रहे थे, जिसमें गन्ना जैसा बड़ा विभाग भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं खेल, उत्तर प्रदेश का खेल डिपार्टमेंट है, उपेंद्र तिवारी भी चुनाव हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 11 विभाग सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास खाली पड़े हुए हैं। उसके अलावा 3 मंत्री बीजेपी का दामन छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान है, उसके अलावा धर्म सिंह सैनी है। उन तीनों के विभाग खाली हैं, तो 14 मंत्रियों के विभाग ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास खाली हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ऐसी कोई परेशानी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो नए चेहरों की अगर हम बात करें तो नए चेहरे में लखनऊ सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरे चेहरे की बात करेंगे तो असीम अरुण हैं। तीसरे चेहरे की बात करेंगे तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह के पति दया शंकर सिंह हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो बेबी रानी मौर्य हैं, मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव हैं। उसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई अदिति सिंह हैं, जो कि विधायक भी हो चुकी हैं। तो ये अगर हम नए चेहरे देखेंगे तो 7 से 8 हैं। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा से राजेश त्रिपाठी हैं, जो कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को चिल्लूपार विधानसभा से जिताने में कामयाब रहे। 1947 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने चिल्लूपार विधानसभा कभी भी नहीं जीती थी और पहला मौका है कि राजेश त्रिपाठी ने उसको जिताया है। हालांकि वो बसपा सरकार में मंत्री भी रहे, तो उनका नाम भी है। तो अगर ये हम कुल नाम जोड़ देंगे तो ये नाम 10 से कम है और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 विभाग ऑलरेडी खाली पड़े हुए हैं। अगर बीजेपी उन मंत्रियों को जो कहीं ना कहीं अपनी सीट नहीं बचा सके हैं, उनको विधान परिषद के जरिए सदन भेजती है 2 से 3 लोगों को मैक्सिमम, तो उसके बावजूद बीजेपी के पास कहीं कोई परेशानी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि विभाग जरूर बदलेंगे, कुछ मंत्रियों के कद बढ़ेंगे और नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी जो विश्वास के पात्र, जो विश्वसनीय बने रहे, जिन्होंने मेहनत की है पार्टी के लिए, उनको सम्मान भी दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि जिनकी एंट्री के जरिए बीजेपी को बढ़त मिली है और उनकी उपयोगिता अब पार्टी में है, पार्टी के लिए है, तो ऐसे में उनको भी पूरा सम्मान दिया जाएगा। इसके बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। इस बीच लखनऊ से खबर आ रही है, हार के बाद मायावती का बड़ा फैसला, बसपा ने अपना लोकसभा दल का नेता बदल दिया है। सांसद रितेश पांडे को लोकसभा नेता से हटाया गया, गिरीश चंद्र जाटव लोकसभा के नेता। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीएसपी ने अपना लोकसभा दल का नेता बदल दिया है। बड़ी बुरी तरीके से बसपा की हार हुई है, सिर्फ एक पद सिमट कर रह गई बसपा। सांसद रितेश पांडे को लोकसभा नेता से हटाया है। इस बड़ी हार के बाद, करारी हार ये बसपा की है, ये कह लीजिए कि पूरा अस्तित्व यहां फिलहाल खत्म होता नजर आ रहा है। गिरीश चंद्र जाटव अब लोकसभा दल के नेता। बसपा के हार के बाद मायावती का ये बड़ा फैसला है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्टल बैलेट को लेकर ट्वीट किया। पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट किया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता।
उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर संगठन में हलचल पैदा कर दी है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस मुझे पार्टी से निष्कासित कर दे। हरीश रावत ने रणजीत रावत द्वारा लगाए गए टिकट और पार्टी के पोस्ट बेचने के आरोप पर यह बात कही है। हरदा ने कहा कि होलिका जल रही है, कांग्रेस हरीश रावत नाम की बुराई को भी उसमें जला दे। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब हरीश रावत को इस तरीके से सफाई देनी पड़ रही हो। हरीश रावत के ऊपर इससे पहले भी कई दफा आरोप लगते रहे और इस बार का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, लेकिन हरीश रावत खुद अपनी लालकुआ विधानसभा जहां से वो लड़ रहे थे वहां पर खुद उन्होंने हार दर्ज कराई है। अब हरदा ये कह रहे हैं कि पार्टी उनको निष्कासित कर दे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस मुझे निष्कासित कर दे। पद और पार्टी टिकट बेचने के आरोप अत्यधिक गंभीर हैं और यदि ये आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा, जो पार्टी का महासचिव रहा और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य भी है, अगर उस पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो पार्टी उनको निष्कासित कर दे। वो कह रहे हैं कि यह आरोप मुझ पर लगाया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझ पर लगे इन आरोपों के चलते मुझे पार्टी से निष्कासित कर दे। हरदा ने यह बात कही है ट्वीट कर। आमतौर पर हरदा अपनी जो बात है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही रखते हैं। अब जब उनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उनकी तरफ से ये एक ट्वीट किया गया है जिसमें उनके इस ट्वीट के बाद से बहुत तेजी के साथ पॉलिटिकल हलचलें तेज हो गई हैं कि हरीश रावत इस तरीके की बात कर रहे हैं। इससे पहले खुद देखिए अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर वो उस वक्त आ गए जब वो अपनी ही सीट को नहीं बचा पाए। इससे पहले हरीश रावत ने ये सफाई दी थी कि उनके ऊपर आरोप तो लग रहे हैं लेकिन लालकुआ से लड़ाने का फैसला भी पार्टी का ही था। सुदीप जैन हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुदीप का हम एक बार रुख करेंगे। सुदीप, हरीश रावत के ऊपर लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं। इसकी एक तो पहली बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस की सरकार इस बार बन नहीं पाई, ट्रेंड चेंज हो गया और बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ में बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में कामयाब रही है। ऐसे में हरीश रावत लगातार घिरे और अपने बचाव में अब निष्कासित तक करने की मांग करने लग गए। देखिए, जिस तरह कांग्रेस में कलह मची हुई है, उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने कल आरोप लगाया कि रणजीत रावत जो उनके कभी हनुमान होते थे, उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने लोगों से टिकट के एवज में पैसे लिए और अब टिकट न मिलने वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं पैसे के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप था। इसके बाद आज हरीश रावत ने भी पोस्ट जारी करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बीच उन्हें हटा दिया जाए, होली से पहले उनका होलिका दहन कर दिया जाए। इन सबके बीच जो प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता है जोत सिंह बिष्ट, उन्होंने भी अब पार्टी से मांग कर दी है कि इस तरीके के बयानबाजी और कलह रुके, लोग आपस में न झगड़े। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जो कि गणेश गोटियाल है वो निर्णय ले, अन्यथा वो निर्णय लेने को मजबूर होंगे। देखिए, ये सीधे तौर पर बताता है कि कांग्रेस में जो चुनाव से पहले धड़ेबाजी को रोकने के लिए कवायद हो रही थी कि धड़ेबाजी न दिखे, चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह बुरी तरह हारी कांग्रेस, उससे धड़ेबाजी अब खुलकर सामने है और नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह भी है कि हरीश रावत इतनी बुरी तरीके से घिर गए हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो खुद भी हैं और दूसरी बड़ी वजह है कि कांग्रेस को जीत नहीं मिली। कांग्रेस को बुरी तरीके से पटखनी बीजेपी ने दी है सारे ट्रेंड्स को तोड़ते हुए। जी बिल्कुल, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन तोड़ा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 20 को शपथ ग्रहण होगा। इन सब के बीच कांग्रेस में कलह मच रही है। भाजपा में मिठाई बट रही है तो कांग्रेस में कलह है। इसकी वजह सीधे तौर पर यही है जो ये कलह मच रही है कि आपकी गुटबाजी, महत्वाकांक्षा और कहीं ना कहीं मैं यानी जो कुछ हूं मैं हूं, इसके अलावा कोई नहीं। ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब खुलकर सामने आ रही है और इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। तो क्या इसीलिए सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं आप हरीश रावत, ये कहकर कि मुझे पार्टी निष्कासित कर दे, होली से पहले जिस तरीके से होली का दहन होता है वैसे ही ये अगर इतनी बड़ी बुराई तो उनका भी दहन हो जाए? देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली जाने से पहले भी उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी बड़ी मार दी कि मेरे पैर कांप रहे हैं कि आखिर मैं सोनिया जी के सामने कैसे जाऊंगा, उनको मैं चेहरा कैसे दिखाऊंगा। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, पार्टी उत्तराखंड में बड़े नुकसान में आ गई, डूब गई, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या जवाब दूंगा। ये सारी वो बातें उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले पोस्ट के जरिए भी की थी। तो समय समय पे बहुत तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेन करने के लिए हरीश रावत पोस्ट करते रहते हैं, पर आज की उनकी पोस्ट कुछ अधिक गंभीर है जिसके कई मायने भी। ठीक है,
आपके पास हम वापस लौटेंगे और बाकी की और खबरों पर भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को जरा बता दें कि देखिए फिलहाल कांग्रेस के अंदर बड़ी बुरी तरीके से कलह मची हुई है और उसकी बड़ी वजह कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है। देहरादून से उत्तराखंड बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पद पर उत्तराखंड में 3 लोगों के बीच मुकाबला है। सबसे पहले नंबर पर बने हुए कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह की भी पसंद है पुष्कर धामी। विधायकों में धन सिंह और ऋतु खंडूरी का नाम अहम है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी है ऋतु खंडूरी। ऋतु खंडूरी के पति हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। तो यहाँ पर ऋतु खंडूरी का नाम चर्चाओं में है और एक नया जो नाम है वो एड ऑन हो गया है। सुदीप जैन लगातार बने हुए हैं। सुदीप, ऋतु खंडूरी की भी अब एंट्री हो चुकी है, एक नया नाम और एड ऑन हो चुका है, लेकिन अब भी पहली पसंद पुष्कर सिंह धामी बने हुए ज्यादातर लोगों के। पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में भी एक चिंता है कि उनको मौका मिले। 5-6 माह का सिर्फ उन्हें कार्यकाल मिला, इसमें चुनाव भी थे, कोविड भी था, आचार संहिता भी थी। जहां तक आपने ऋतु खंडूरी की बात की, देखिए जानकार ऐसा बताते हैं जिस प्रकार से 4% अधिक वोट जो महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को मिला, इससे कई सीटों पर करिश्माई परिणाम आए। खुद पार्टी नेता भी अंदाज नहीं लगा पाए कि 43 सीटें उनकी आ गई। तो कहीं ना कहीं ऐसी यही चलता है कि ऋतु खंडूरी या तो मुख्यमंत्री पद की भी दावेदार हो सकती है, ऐसा आलाकमान सोच रहा होगा, नहीं तो उन्हें कैबिनेट में निश्चित तौर पर मौका मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि केंद्र में उनके हस्बैंड भी IAS अफसर है और वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे बीसी खंडूरी, उनकी पुत्री भी है। और खास बात एक और भी है कि जिस कोटद्वार से मुख्यमंत्री रहते हुए बीसी खंडूरी हारे थे, उसी कोटद्वार को उनकी बेटी ऋतु खंडूरी ने फतह किया है। तो ये भी एक फैक्टर है। हालांकि अब सब कुछ दिल्ली में आला कमान तय करेगा, विधानमंडल दल की बैठक की स्थिति साफ होगी, लेकिन चर्चाओं के बीच ये भी एक बड़ा नाम चर्चाओं में चल रहा है। अच्छा, अभी कुछ और नया घटनाक्रम घट रहा है क्या उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसी को लेकर तमाम जो जद्दोजहद चल रही हैं उसमें दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में पूरी चर्चाएं खूब चल रही हैं। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति के जो सभी बड़े चेहरे हैं वो कल से दिल्ली में हैं। हाँ। और इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ये भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन वो अमित शाह से मुलाकात होनी प्रस्तावित है। माना ये भी जा रहा है कि इनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि मोदी से कल पार्टी के पास सांसद व दोनों राज्यसभा सांसदों ने मुलाकात करके उनका धन्यवाद ज्ञापित कर दिया था। दूसरी बात ये भी है कि जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, राजनाथ सिंह की भी पहली पसंद पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं। लेकर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जब राजनाथ सिंह उत्तराखंड में कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने गढ़वाल में एक सभा के दौरान कहा था कि हमारा जो धामी है ये भाषा धामी है, भाषा बल्लेबाज है, इसको कम समय मिला पर 2020 की तरह काम कर रहा है जनहित के। इसी प्रकार से अल्लू अर्जुन फिल्म के डायलॉग को उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से जोड़ा था। जब वो कुमाऊं की जागेश्वर विधानसभा सीट पर प्रचार करने आए तो उन्होंने कहा था कि फ्लावर ही नहीं फायर है हमारा धामी, ये भी राजनाथ सिंह पे कहा था। राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबी रिश्ते भी बताए जाते हैं। बहरहाल अभी बहुत कुछ दिल्ली में आला कमान को तय करना है, विधानमंडल दल की बैठक को तय करना है और केंद्रीय कार्यकारिणी इस पर अपनी मोहर लगाएगी। 19 तारीख का दिन सबसे अहम होगा, जो कि दिन शनिवार है। उस दिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नई सरकार का कौन होगा। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ राजनीतिक रंगों में रंग गाढ़ा बीजेपी का हो गया और दूसरी तरफ होली के रंगों में अब